सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ के सोल्जर्स और फॉरेन रियलम के डीमंस के बीच में इंटेंस क्लैश यानी डेडलिएस्ट बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर अपना शीहाओ फॉरेन साइड के जो किंग लेवल के क्लैन मेंबर्स थे और वहां के जो पावरफुल एक्सपर्ट्स थे उनको ब्रूटली किल कर देता है, जिनको मारने से शीहाओ को काफी सारे मेरिट पॉइंट्स भी हासिल हो जाते हैं। और इसके साथ ही शीहाओ उनके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके जरिए से ये सभी डीमंस डायरेक्ट हेवनली एबिस के पास पहुंचना चाहता थे, मगर शीहाओ उनके इस इमोर्टल पाथ को ब्रेक करके उनके किए कराए पे पानी फेर देता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रैंड इंपीरियल पास का जो बैटलफील्ड वाला एरिया था उसके बिल्कुल ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फॉरेन रियलम का एक दूसरा सुप्रीम एल्डर ग्रेट एल्डर से कहने लगता है कि मेंग तियानजेंग बहुत ही जल्द हमारे रियलम के जो इमोर्टल बीइंग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और वो सभी आते ही तुम्हारे इस रियलम का नामो निशान मिटा के रख देंगे। हालांकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है जिसकी मैं काफी ज्यादा कद्र करता हूँ, इसीलिए अगर तुम बेवजह मारे गए तो इससे मुझे काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन क्यों ना तुम हमारे रियलम के सामने सबमिट कर दो और तुम हमारे साथ हमारे रियलम में आ जाओ, फिर तो तुम भी एक इमोर्टल बीइंग बन जाओगे। जिस पर ग्रेट एल्डर उस डीमन एल्डर से कहने लगते हैं कि तुम्हारे इन बुरे करतूतों में शामिल होने के बजाय मैं एक बार के लिए मरना भी पसंद कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे गिरे हुए लोगों के सामने सबमिट करना कभी भी नहीं। और रही बात मेरे रियलम और मेरे लोगों को मारने की, तो जब तक मैं जिंदा और सही सलामत यहाँ पर खड़ा हूँ तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर चाहे वो तुम्हारे फॉरेन रियलम के सो कॉल्ड ट्रू इमोर्टल्स ही क्यों ना हो। जिस पर वो डीमन एल्डर कहता है कि हाँ हाँ, जितना उड़ना है उड़ लो, क्योंकि बाद में तुम्हें इस तरह से क्रश कर दिया जाएगा कि तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगेगी, और जब तुम्हें हमारे रियलम के इमोर्टल्स के द्वारा सिर्फ एक उंगली से मिटा दिया जाएगा तब तुम्हें अपनी ही मूर्खता का एहसास होगा, और उस वक्त तुम्हारी ये जो अकड़ है ना वो भी पल भर में राख बन जाएगी। अब ये बोलकर वो सीधा ग्रेट एल्डर से जाकर भिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर भी अपनी फुल स्पीडी के साथ उससे जाकर भिड़ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। जिसके बाद हमें उसी बैटलफील्ड का नजारा दिखाया जाता है जहां पर शीहाओ और बाकी सभी लोग फॉरेन रियलम के डीमंस से फाइट कर रहे थे। उसी दौरान ये सभी डीमंस जैसे तैसे करके उस फॉर्मेशन को दोबारा से बनाने लगते हैं ताकि उनके रियलम के इमोर्टल्स हेवनली एबिस को क्रॉस करके यहाँ पर आ सके। जहां पर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को बना लेने के बाद फॉरेन साइड की पूरी डीमन आर्मी कहती है कि इमोर्टल लॉर्ड प्लीज हेवनली एबिस को क्रॉस करके आप सभी इस दुनिया में आ जाइए और यहाँ पर आकर इस रियलम के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी को खत्म कर दीजिए और इस रियलम को पूरी तरह से तबाह करके रख दे। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उनके इतना कहते ही वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होकर सीधा ओरिजिन इरेजर एनर्जी से हेवनली एबिस के लगे बैरियर पर अटैक कर देता है। और इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के अंदर बहुत से मिरियड स्पिरिचुअल बीस्ट भी मौजूद थे जो कि लगातार हेवन एबिस से जाकर टकरा रहे थे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिससे इतना भयानक टाइप का इम्पैक्ट रिलीज होता है कि उसके चलते 9 हेवन और 10 अर्थ के जो सोल्जर्स थे वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब ये देखकर वो ग्रैंड नाइट कहने लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन अरे की जो पावर्स है ये सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि हेवनली एबिस के लॉज का भी मुकाबला कर सकती है, और अगर वाकई में ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आखिरी डिफेंस लाइन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद फिर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उस एनर्जी अटैक की वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, मगर इसके बावजूद भी फॉरेन रियलम के डीमंस न तो उस हेवनली एबिस को एक छोटा सा खरोंच दे पाते हैं और न ही उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। यानी इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी वो लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जहां पर अब तभी हमें एक बड़े से जाइंट फिगर को दिखाया जाता है जिसका नाम की मीन था, और ये फॉरेन रियलम के एक इमोर्टल का सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्शन है। इवन कि इसे ठीक से कहे तो ये उसका प्रोजेक्शन भी सही से नहीं है। इसी दौरान वो इमोर्टल डीमन यहाँ पर जोर जोर से मुंह फाड़कर हंसने लगता है और कहता है बहुत बढ़िया, अब आएगा ना मजा। अब ये बोलकर वो अपना डिमोनिक हैंड सीधा उसी हेवनली एबिस की तरफ में बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो ग्रैंड नाइट अपने सभी सोल्जर से कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मौजूद कोई भी वॉरियर हार नहीं मानेगा, कोई भी डरेगा नहीं, जितनी जल्दी हो सके फॉर्मेशन को तैयार करो। तो क्या हुआ अगर फॉरेन साइड का एक इमोर्टल यहाँ पर उतर आया है? हम लोग आज यहाँ पर अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हम अपनी दुनिया के लिए और अपनों के लिए लड़ेंगे, वो भी अपनी आखिरी सांस तक, फिर चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर शीहाओ यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि ये बैटल फॉरेन रियलम के डीमन से हमारी पहली बैटल थी, मगर इस पहली बैटल में ही फॉरेन रियलम का एक इमोर्टल बीइंग इस वर्ल्ड में आ चुका है, जिससे ये साबित होता है कि हमारे रियलम और फॉरेन रियलम के बीच का जो पावर स्केलिंग है इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जहां पर अब शीहाओ आगे सोचता है कि अगर हमारे रियलम की कहानी यहीं पर खत्म हो गई तो हमारी सारी मेहनत, सारे सपने बेकार
हो जाएंगे। अब ये सब सोचकर शीहाओ कहता है कि नहीं, मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता, फिर चाहे सामने एक इमोर्टल बीइंग ही क्यों ना हो, मैं अपने मरते दम तक लड़ूंगा। इसी दौरान हम उसी इमोर्टल बीइंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ को हेवनली एबिस को क्रश करने के लिए आगे बढ़ा रहा था, मगर तभी उस हेवनली एबिस के अंदर हलचल होने लगती है और देखते ही देखते उसके अंदर से काफी सारे चेन्स बाहर निकल आती है, जिसके प्रेशर से जैसे ही उस इमोर्टल बीइंग का हाथ टकराता है तो उसकी जाइंट बॉडी भी दूर घसीटते हुए चली जाती है। अब ये देखकर उस इमोर्टल बीइंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आता है, इसलिए अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुद को होल्ड बैक नहीं करता और फौरन से अपने वेपन को समन करते हुए एक जोरदार अटैक सीधा उसी हेवेनली एबिस के ऊपर दे मारता है, जिससे यहाँ पर काफी तगड़ा सा इंपैक्ट रिलीज होता है। मगर जब हेवेनली एबिस अपना अटैक उसकी तरफ में करता है तो भाई ये एक ही अटैक इतना ज्यादा भयंकर लेवल का था कि उस इमोर्टल बीइंग के जाइंट बॉडी की धज्जियां उड़ जाती हैं, जिसके साथ ही फॉरेन रियलम के डीमंस यहाँ पे जिस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे तो उसकी जितनी भी पावर्स थी उसे एबिस ऑफ हेवन अपने अंदर डिवोर कर लेता है। अब ऐसा नजारा देखकर तो शीहाओ भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था, जबकि इधर दूसरी तरफ वो डीमन एल्डर भी एबिस ऑफ हेवन की ऐसी कैओटिक पावर्स को देखकर खुद भी दंग रह गया था। इसी दौरान आसमान को फाड़कर फॉरेन रियलम का हेवनली मार्शल किंग वू फेंग यहाँ पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही सभी से कहने लगा है कि मैं मेरे मास्टर के कहने पर यहाँ आया हूँ और आज मैं अनलन और यूतुओ, जो कि हमारे रियलम के दो सबसे पावरफुल एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं, उनका फरमान लेकर यहाँ आया हूँ ताकि मैं उनके लिए इस हेवन एबिस को उनकी इस डिक्री की मदद से ओपन कर सकूं। अब ये बोलकर वो अपनी पावर से उस डिक्री को यहाँ पर इनके सामने समन करने लगा है, जो देखकर नेदरवर्ल्ड के जितने भी डीमंस थे वो सभी उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और अपने एंसेस्टर के फरमान को रिस्पेक्ट देते हुए उसका वेलकम करने लगते हैं। इसी दौरान वो हेवनली मार्शल किंग यहाँ पर 9 हेवेंस ट्रू इमोर्टल के स्कल को समन करता है, जो कि असल में एक समनिंग ऑल्टर था, जहाँ पर अब अभी हम देखते हैं कि वो मार्शल किंग जैसे ही अपने हाथ में रखे उस क्रिम्सन एनर्जी बोल को उसके अंदर डालता है तो वहां पर अनलन और यूथुओ का एक बहुत बड़ा सा डिक्री यानी वही फरमान अपीयर हो जाता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से एंशिएंट फॉरेन लैंग्वेज में लिखे हुए वर्ड हेवनली एबिस को अपने अंदर कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर में हमें उन्हीं फॉरेन रियलम के दो एंशिएंट एंसेस्टर की एक मैसिव से डिवाइन फिगर को दिखाया जाता है, जो कि असल में अनलन और यूटुओ का बस एक छोटा सा प्रोजेक्शन था। एंड इसे एक छोटा सा प्रोजेक्शन कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन उनकी सबसे वीकेस्ट फॉर्म है। अब ये दोनों यहाँ पर अपीयर होते साथ ही अपनी डिक्री को सबके सामने एंशिएंट लैंग्वेज में सुनाना शुरू कर देते हैं। असल में ये दोनों हेवन एबिस से एंशिएंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उसी दौरान वो डीमन जनरल उस फरमान को सुनकर यहाँ पर सभी से कहने लगा है कि हमारे रियलम के जो एंशिएंट एंसेस्टर्स है अनलन और यूथुओ, उनकी कही हुई हर एक वर्ड में ग्रेट डाउ रेजोनेट कर रही है। वो जो भी बोल रहे हैं वो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अब जबकि हमारे इमोर्टल किंग खुद हेवन एबिस से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो अब तुम लोग इतना समझ लो कि तुम्हारा ये रियलम बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है, क्योंकि हमारे इमोर्टल किंग जो भी बोलते हैं वही अल्टीमेट ट्रूथ बन जाता है। इसीलिए अगर तुम लोग इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते तो उनके सामने खुद को समर्पित कर दो। इसी बीच हमें 9 हेवन एंड 10 अर्थ के सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर उस फरमान की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और ये सभी बड़ी मुश्किल से इसका सामना कर पा रहे थे। जहां पर हम शीहाओ को देखते हैं, जो कि फौरन से अपने 10 हेवनली पैसेज को मर्ज करके उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह यूज करता है, ताकि वो खुद को और कुछ लोगों को उनके ऊपर पड़ रहे इस प्रेशर से बचा सके। इसी दौरान हम उसी ग्रैंड नाइट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक बैरियर बनाकर खुद को और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जहां पर वो सभी को देखकर कहने लगते हैं कि सब लोग इसी तरह से डटे रहो, क्योंकि हमारे 9 हेवन और 10 अर्थ की जो नींव है वो अभी उतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि वो इनके जैसे दानव के सामने अपना सिर झुका दे। अब ये बोलकर वो ग्रैंड नाइट अपनी पूरी ताकत को झोंक देता है और उस प्रेशर के सामने खुद को झुकने नहीं देता। मगर यहाँ पर बहुत से ऐसे वॉरियर्स भी मौजूद थे जो कि ज्यादा देर तक इस प्रेशर के सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, मगर इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानते और खड़े होने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर फौरन से अपने 10 रियलम डायग्राम को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी ट्रू पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डायग्राम से कहने लगते हैं कि 10 रियलम्स डायग्राम हमारे रियलम को प्रोटेक्ट करो और यहाँ पर जितना भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसे सप्रेस करो। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के इतना कहते ही वो डायग्राम अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देता, मगर तभी फॉरेन रियलम का जो एंशिएंट एंसेस्टर यूथुओ जो था उसके प्रोजेक्शन से एक जोरदार अटैक सीधा उस 10 रियलम डायग्राम पर पड़ता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस डायग्राम में जो बड़े बड़े माउंटेन्स बने थे वो उसके अटैक को पूरी तरह नलिफाई करके रख देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर शीहाओ ग्रेट एल्डर के पास आकर कहता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर बोल क्या रहे हैं? जिस पर ग्रेट एल्डर शीहाओ को बताते हैं कि मैं इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही समझ पा रहा हूँ और जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मकसद से आए हैं और अभी के लिए वो सवाल उठा रहे हैं, हेवन को ललकार रहे हैं और हेवनली एबिस के साथ कर्मा की बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता था कि ये दोनों फॉरेन साइड के इमोर्टल जाइंट्स हैं जिनकी ताकत के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतना ऊंचा लेवल हासिल कर लेंगे। यानी इन दोनों की ताकत इतनी
ज्यादा प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच जाएगी कि ये ग्रेट डैओ को भी सीधा चैलेंज दे सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एबिस ऑफ हेवन के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिसकी वजह से वहां पर आसमानों के बीच से एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड बाहर आने लगता है, जिसे वर्ल्ड सेवरिंग स्वॉर्ड कहते हैं। और इस स्वॉर्ड को एबिस ऑफ हेवन का जो डाओ लॉज है उसने इसे यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है अनलन और यूतुओ के फरमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि इधर इन दोनों की प्रोजेक्शन अभी भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि शी हाउ से आगे कहते हैं कि ये लोग हमारे वर्ल्ड से किसी सुप्रीम ट्रेजर को ढूंढने की बात कर रहे हैं, और इसका सीधा और साफ मतलब यही निकलता है कि वो हमारे रियलम में किसी सुप्रीम ट्रेजर की तलाश में आना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें हेवन अबिस को पार करना होगा, जिसके बाद ही वो लोग हमारे वर्ल्ड में पूरी तरह से आ जा सकते हैं। अब ये बात सुनकर शी हाउ हैरानी के साथ कहता है कि कोई सुप्रीम ट्रेजर, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड इंपीरियल पास में ऐसी कोई चीज है जिस पर फॉरेन रियलम के इमोर्टल किंग्स की भी नजरें गड़ी हुई हैं? जहां पर अब तभी हमें उसी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से एक भयंकर लेवल का स्ट्राइक सीधा डीमन वर्ल्ड के उन्हीं एंशिएंट एंसेस्टर के डिक्री पर दे मारती है, जिसके चलते उन दोनों की ये जो प्रोजेक्शन थी वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उनका जो फरमान था उसे हेवन अबिस अपनी टेरिफाइंग पावर्स की मदद से तबाह करके रख देती है। और इस फाइनल अटैक का इम्पैक्ट ही इतना ज्यादा भयंकर था कि इसके चलते आसपास का पूरा इलाका भी कोलैप्स होने लगा है, और जो प्रेशर 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोगों पर पड़ रहा था वो भी अब पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि फॉरेन रियलम का जो डीमन जनरल था वो यहाँ पर 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोगों से कहने लगता है कि अगर तुम लोग खुद की भलाई चाहते हो और कुछ दिनों के लिए जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप से उस सुप्रीम ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे रियलम को खून में नहला देंगे। घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा तुम्हारे इस रियलम के अंदर में। इसी दौरान हम देखते हैं कि काफी सारे डिवाइन एरोस से इनके ऊपर बौछार होने लगती है, जिसकी वजह से फॉरेन रियलम के बहुत से डीमंस वहीं पर मारे जाते हैं, जहां पर अब हमें उसी डीमन हंटर को दिखाया जाता है, और उन्होंने ने ही ये डिवाइन एरोस वाला अटैक इनके ऊपर किया था, जहां पर वो फॉरेन रियलम के डीमंस से कहने लगते हैं कि चाहे वो कुछ भी हो वो हमारे रियलम की चीज है, और हम हमारे रियलम का एक पत्थर भी तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तो ये सुप्रीम ट्रेजर तो बहुत दूर की बात है, भला हम उसे तुम्हें क्यों दे दें। अब ये बात सुनकर वो डीमन एल्डर स्पेस फाड़कर उसके सामने आ जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम अभी भी हमसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका डर नहीं है कि हम तुम्हें तुम्हारी बॉडी समेत तुम्हारे सोल को भी खा जाएंगे? अब ये बोलकर वो उसके ऊपर एक अटैक भी करता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर अपना एक एनर्जी अटैक उसकी तरफ करके उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, और फिर उस डीमन एल्डर से कहने लगते हैं कि जाओ और कुछ और लोगों को बुला लो, क्योंकि तुम में इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और अब ये सब देखकर मुझे लगता है कि पिछली बार भी तुम लोग इसी सुप्रीम ट्रेजर की तलाश में इमोर्टल टॉम के आसपास भटक रहे थे। वैसे मुझे तो डर है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम आखिर ढूंढ क्या रहे हो, इसीलिए मेरी मानो तो तुम्हारे जो एंशिएंट एंसेस्टर है उन्हें किसी समझदार को यहाँ पर भेजना चाहिए था इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। अब ये बात सुनकर उस डीमन एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहां पर वो फौरन से ऊपर आसमान में जाकर ग्रेट एल्डर से फाइट करने की कोशिश करता है, और अब इन दोनों के दरमियान बैटल स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान हम नीचे की तरफ में शी हाउ को देखते हैं, जिसके सामने अब फॉरेन रियलम का वही मार्शल किंग आ जाता है, और ये बंदा फॉरेन रियलम में चौथा सबसे पावरफुल पर्सन है हेवनली मार्शल किंग की रैंकिंग में, जहां पर अब वो शी हाउ को देखकर उससे कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही मारना चाहता था, लेकिन ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि ब्रदर हेज जिमिंग ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें न मारूं, बल्कि वो खुद यहाँ पर आकर तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग करेंगे। अब उसकी ये बात सुनकर अपना शी हाउ उससे कहता है कि ओ अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम जरा सा भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे ब्रदर हे जिमिंग को भी किसी और दिन मारकर तुम्हारे पास में भेज दूंगा। जिस पर वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है कि ब्रदर हे जिमिंग ने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने का इरादा रखते हैं, जिसकी तुम्हें तो बिल्कुल भी कदर नहीं है। वैसे कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कुछ 5 चालें आजमाऊं, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या तुम वाकई में इस काबिल हो कि तुम ब्रदर हे जिमिंग से फाइट कर सको, और अगर मेरी इन 5 मूव्स के सामने तुम्हारी ताकत कम पड़ी गई या तुम उनका सामना नहीं कर पाए तो उसकी जगह मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब ये बोलकर वो अपना पहला डेडलिएस्ट मूव शी हाउ पर जड़ देता है, जो देखकर शी हाउ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपना एक शानदार फिस्ट अटैक उसके अटैक पर दे मारता है, जिससे यहाँ पर हमें एक जोरदार एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। जिसके बाद ये दोनों बड़ी तेजी से एक दूसरे से जाकर भिड़ जाते हैं, और अब देखते ही देखते ये दोनों हाथापाई में उतर आते हैं, जहां पर शी हाउ उसके हर एक मूव का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अब ये देखकर वो बंदा फौरन से अपने पास से क्रिम्सन ब्लड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और उसे लेकर वो सीधा शी हाउ पर टूट पड़ता है। अब ये देखकर शी हाउ भी यहाँ पर अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को समन करता है, और अब ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड को लेकर एक दूसरे से जा टकराते हैं, और अब इनके बीच में स्वॉर्ड के जरिए क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है, जहां दोनों की तलवारें जैसे ही आपस में टकराती हैं तो उसके इम्पैक्ट से आसपास की जो जगह थी वो कांपने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब वू फेंग को शी हाउ से लड़ने में मुश्किल होने लगी, जिसे वो खुद भी नोटिस कर लेता है। इसीलिए अब वो शी
हाउ से थोड़ा दूर आकर अपनी उसी स्वॉर्ड से यहाँ पर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव चलने लगता है और अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल स्लैशिंग अटैक को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर अपने मास्टर की इमोर्टल हेवेनली सेबर आर्ट का इस्तेमाल करूंगा और इसकी मदद से मेन तुम्हारे प्राइमोडियल स्पिरिट को यहीं चीर कर रख दूंगा। अब ये बोलकर वो अपने मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स को एक में मर्ज करते हुए उसे सीधा शी हाओ की तरफ में रिलीज कर देता है। अब ऐसा नजारा देखकर अपने शी हाओ को इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां पर वो इमीडिएटली अपनी 6 दांव ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ के आसपास वही 6 स्क्रोल अपीयर हो जाते हैं जिनकी एब्सोल्यूट एनर्जी को शी हाओ अपने पंच में मर्ज कर लेता है। इसी दौरान जैसे ही वो स्लैशिंग अटैक शी हाओ से टकराने वाली थी तो वैसे ही शी हाओ अपना एक जोरदार मुक्का सीधा उसके अटैक पर दे मारता है, जिसके ब्रूटल फोर्स से उस बंदे का जो अटैक था वो वहीं पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस शी हाओ के इस टेक्निक से जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है उसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज और खतरनाक था कि उसके चलते यहाँ आसपास का जितना भी इलाका था वो पूरी तरीके से मलबे में समा जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये काला धुआं सामने से हटता है तो हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था और लिटरली भाई एक खरोच तक शी हाओ को नहीं लगी थी। जबकि इधर दूसरी तरफ जब हम उसी मार्शल किंग को देखते हैं तो वो यहाँ सही से अपने पैरों में भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, जहां पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। मगर इसके बावजूद भी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है शी हाओ से लड़ने के लिए, लेकिन तभी उतने में ही ग्रेट एल्डर उनके रियलम के जो सुप्रीम डीमन एल्डर थे उसे मार पीट कर सीधा जमीन पर लाके पटक देते हैं और इसके बाद ग्रेट एल्डर शी हाओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान वो डीमन एल्डर जो कि अब बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जहां पर अब उसी भी इस चीज का पता लग चुका था कि वो ग्रेट एल्डर का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी बची खुची पावर्स से एक बेल को बजाता है, जिसका मतलब ये है कि अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जहां पर तभी आसमान बहुत से उड़न खटोले जो कि एक टाइप का ऑल्टर ही है वो यहाँ पर समन होने लगे हैं इन लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, जो देखकर अब फॉरेन रियलम के सभी डीमन आर्मी पीछे हटने लगी और यहाँ से जाने लगती है। जहां पर हम उसी मार्शल किंग को देखते हैं जिसकी रस्सी तो जल गई थी मगर बल अभी तक नहीं गया था। इसीलिए वो यहाँ पर अधमरी हालत में शी हाओ से कहता है कि अभी फिलहाल के लिए हमारा रियलम यहाँ से रिट्रीट तो कर रहा है, लेकिन ये मत समझना कि हम लोग तुमसे डर गए हैं जिसके चलते हम यहाँ से भाग रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हें जीने के लिए कुछ दिन और दे रहे हैं, लेकिन अगली बार जब भी हम फिर से मिलेंगे तो उस दिन तुम्हारा अंत होना तय है। अब ये बोलकर वो अपने साथियों को के साथ उसी अल्टर के अंदर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके अंदर आते ही उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो खून खांसने लगता है, यहाँ तक कि उसका जो आर्मर था उसमें भी क्रैक्स आ गए थे। अब ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि मैं उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि आज तो मैं उसके हाथों से बच गया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा उसके हाथों से बचता रहूंगा। इसी दौरान वो अपने पास में मौजूद कुछ सोल्जर्स उनसे कहता है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ब्रदर हे जीमिंग को भी उससे लड़ने में काफी सारी मुश्किल आएंगी, इसीलिए तुम लोग तुरंत अनलन और यूतुओ के क्लैन मेंबर्स को बुलाकर इस लड़के को मरवा दो, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। उसी दौरान ये सभी फॉरेन रियलम के डीमंस यहाँ से चले जाते हैं, जहां पर अब हम शी हाओ को देखते हैं जो कि हेवन एबिस को देखकर अपने मन में कहता है कि मान लो कि अगर एक दिन ऐसा आए जब हमारे रियलम को प्रोटेक्ट करने वाला ये हेवन एबिस अचानक से गायब हो जाए तो उस दिन हमारा क्या होगा, हमारे इस रियलम के साथ क्या होगा, क्या हमारा ये वर्ल्ड फॉरेन रियलम के उन इमोर्टल जाइंट्स के हाथों बच पाएगा। अब उसके इतना कहते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सभी वॉरियर्स इंपीरियल पास के अंदर आ चुके थे। इसी दौरान यहाँ पर एक वॉरियर कहता है कि अगर वो हेवन एबिस हमें प्रोटेक्ट कर ही रहा है तो फिर आखिर हमें बॉर्डर पर जाकर उनसे लड़ने की क्या जरूरत है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि फॉरेन रियलम के डीमंस हेवन एबिस को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए हम बॉर्डर पर जाकर उनसे लड़ते हैं ताकि हम उन्हें रोक सके। उसी बीच इन लोगों का वो ग्रैंड नाइट भी इन लोगों से कहता है कि ये सब सिर्फ हमारी फौज को ट्रेन करने के लिए है ताकि हम खुद को जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बना सके, और इससे हमें फॉरेन रियलम के जो वॉरियर्स हैं उनकी ताकत का भी अंदाजा लग जाता है। और आज जैसा कि तुम सबने देख ही लिया है कि हमारी इस दुनिया का मैन प्रोटेक्टर हेवन एबिस है, तो अगर एक दिन हेवन एबिस सच में वहां से गायब हो गया तो उस दिन हमारे इस वर्ल्ड के साथ क्या होगा। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा मायूस होकर खड़ा था, क्योंकि अब वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था कि उसका ये छोटा सा वॉइड डाओ का रियलम उतना भी पावरफुल नहीं है कि वो फॉरेन रियलम के उन इमोर्टल जाइंट्स का मुकाबला कर सके। अब ये सोचकर शी हाओ को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी लिटिल एंट किंग उसके पास आकर उसके कंधे पर खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तो तुमने देखा ना कि आज मैंने किस तरह से वहां पर फॉरेन रियलम के काफी सारे दुश्मनों का सफाया करके रख दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बड़ा शिकार मेरे हाथ नहीं लगा, इसीलिए मुझे मजा नहीं आया। जिस पर शी हाओ उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम तो सिक्लूजन में गए थे ना, फिर आखिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जिस पर लिटिल एंट किंग कहता है कि अब जैसा कि तुम भी ये जानते ही हो कि हमारी बैटल अब फॉरेन रियलम के डीमंस से शुरू हो गई है, तो भला आखिर मैं सिक्लूजन में अपना वक्त कैसे जाया कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरे क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो सिर्फ बैटल फील्ड में ही अवेकन होती है, और हम जैसे जैसे पावरफुल कल्टिवेटर से फाइट करते जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है, और इसी की वजह से हम कम समय में काफी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अब ये बोलकर वो शीहाओ से आगे कहता है कि वैसे इस वक्त तुम कहाँ पर रुके हुए हो, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो क्योंकि मुझे अपनी सारी किस्से कहानियां तुम्हें के लिए बतानी है। अब ये सुनकर शीहाओ एक पल के लिए थोड़ा सा खुश हो तो जाता है, मगर यहाँ पर उसे इस तरह से अपसेट देकर लिटिल एंट किंग उससे कहता है कि भाई आखिर तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम्हें इस तरह से दुखी कर रही है। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, और हाँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जहां पर मैं रहता हूँ वो किसी इमोर्टल के केव जैसा नहीं है, और वहां पर उतना अच्छा खाने को भी नहीं मिलता। जिस पर लिटिल एंट किंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, क्या तुम्हारे पास अभी वो 10 हर्ब टॉनिक सूप बचा है? अगर उसमें से थोड़ा सा बाकी है तो तुम उसे मुझे दे दो। जिसके अब अगले सीन में हमें स्टोन क्लैन के उसी विलेज का नजारा दिखाया जाता है जहां पर शीहाओ और लिटिल एंट किंग भी पहुंच जाते हैं। इसी दौरान लिटिल एंट किंग इस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह काफी रस्टिक है, मतलब थोड़ा कच्चा और रॉ सा माहौल है। अब ये सुनकर शीहाओ उससे बोलता है कि अगर तुम्हें जर्जर बोलना है तो सीधे बोल दो, यूं घुमा फिराकर रस्टिक कहने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हम शॉ को देखते हैं जो कि शीहाओ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन से शीहाओ के पास जाकर कहता है कि मास्टर, आखिर आप वापस आ गए। मैंने सुना था कि इस बार की वॉर काफी ज्यादा खतरनाक थी जिसमें काफी सारे लोग भी मारे गए थे, लेकिन अब जबकि मैं आपको सही सलामत देख रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर विलेज चीफ को बुलाते हुए कहने लगती है, ग्रैंडपा, हमारे बिग ब्रदर बैटलफील्ड से वापस आ गए हैं। इसी दौरान विलेज चीफ कुछ लोगों के साथ शीहाओ के पास आने लगते हैं, जिन्हें देखकर शीहाओ विलेज चीफ के पास जाते हुए अपने पास से उसी बैटल मेरिट मॉन्यूमेंट को बाहर निकाल लेता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि विलेज चीफ, इस बार मैंने काफी सारे बैटल मेरिट हासिल किए हैं और शायद अब यहाँ पर वो अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही विलेज चीफ उसे पकड़ते हुए सीधा एक जगह पर बैठा देते हैं और उसकी खातिरदारी करना शुरू कर देते, जहाँ पर उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए वाइन भी ये लोग देते हैं। मगर इस दौरान कुछ बच्चे अभी भी उस खाने को नहीं खा सकते थे और आपस में लड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी भी खाने की कमी थी। जहाँ पर शीहाओ विलेज चीफ से कहता है कि आखिर आप भी मेरे साथ क्यों नहीं खाते, जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और वैसे भी मैंने तो रात का खाना खाना छोड़ दिया है, इसलिए तुम जैसे बच्चों को ही ज्यादा खाना चाहिए ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। ये अभी भी गर्म है तो तुम इसे जल्दी खा लो। अब ये बात सुनकर शीहाओ फौरन से अपने उसी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर उसने पहले से ही एक बीस्ट के मीट को रखा हुआ था, क्योंकि अब शीहाओ समझ चुका था कि इनके पास में खाने की कमी है, जिसके चलते ये लोग खुद का ही पेट नहीं भर पाते। उसी दौरान वो विलेज चीफ से कहता है कि अकेले खाने में क्या मजा है, आइए साथ में खाते हैं और आज की इस रात को ठीक से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके कुछ देर बाद विलेज के सभी लोग यहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं, जहाँ पर विलेज चीफ शीहाओ को बताते हैं कि कुछ दिन पहले 2 लोग तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आए थे, जिनमें से एक मोटा था और एक पतला था, और उस पतले वाले लड़के ने तुम्हारे लिए इन्विटेशन भी दिया है जिसमें तुम्हें ब्लू स्काई लेक में इन्वाइट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन में यंगर जेनियस की गैदरिंग होने वाली है। और वो मोटा लड़का उस पतले वाले को मारते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या उसके लिए भी कोई इन्विटेशन दिया गया, क्योंकि इस बार की गैदरिंग में रिस्ट्रिक्टेड एरिया के गेस्ट भी वहाँ पर आने वाले थे और वहाँ पर इकट्ठा हुए उन जीनियस को कुछ लॉन्ग लाइफ मेडिसिन और एंशिएंट ट्रेजर भी मिल सकते थे, इसलिए वो चाहता था कि तुम उसे वहाँ पर लेकर जाओ, क्योंकि उसे कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया था। अब ये बात सुनकर शीहाओ 3 दिन बाद मोटे लड़के को उसी बिलुओ लेक पर ले आता है जहाँ पर यंगर जीनियसेस इकट्ठा होने वाले थे, जहाँ पर वो मोटा लड़का शीहाओ से कहने लगता है कि आज से तुम मेरे ब्लड रिलेटिव बिग ब्रदर हो, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। अब ये सुनकर शीहाओ उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि बस बस, मुझे एक और छोटा भाई नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर इंपीरियल पास के उन्हीं मिस्टीरियस गेस्ट को देखने के लिए आया हूँ, तो तुम इधर उधर मत घूमना। जिस पर मोटा लड़का कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात मान गया, मैं तो बस यहाँ खाने पीने और मजे करने के लिए आया हूँ। इसी दौरान यहाँ पर हमें 4 ब्यूटीफुल यंगर लेडीज को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल पास के वी क्लैन की 4 फीनिक्स है और इनका भी कल्टीवेशन लेवल वॉइड डोर रियलम पे है। और ये चारों खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रही थी, जिन्हें देखकर मोटा लड़का उनके ऊपर फिदा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर की क्लैन का 5 स्पिरिट वॉर चैरियट आ जाता है, जिसके अंदर से 2 बंदे बाहर आते हैं, जिनमें से एक की फैमिली का सुप्रीम जीनियस की होंग था और इसके साथ में जो दूसरा पर्सन था वो है जिन जान। अब यहाँ पे की होंग को देखकर कुछ लोग की होंग के पास जाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और फिर उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जिस पर की होंग कहता है, अरे नहीं नहीं, अरे आप सभी तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भला मैं ब्रदर जिन जान की बराबरी कैसे कर सकता हूँ, वैसे ये सारी बातें छोड़ो और इनसे मिलो, ये है जिन फैमिली के सुप्रीम जीनियस जिन जान। इसी दौरान मोटा लड़का शीहाओ से कहने लगता है कि ये जिन जान मिस वैंगशी का ही फियांसे है ना, तो कहीं ये तुमसे बदला लेने के लिए तो यहाँ नहीं आया है। जिस पर शीहाओ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हमें प्रोवोक नहीं करेगा तो हम भी शांत रहेंगे, हम पीसफुल आए हैं और पीसफुल ही चले जाएंगे। उसी दौरान 2 और वॉर चैरियट यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से एक चैरियट पर टुओगु फैमिली का एक सुप्रीम कल्टीवेटर मौजूद था और इसका नाम है टुओगु युलोंग, और इसके पीछे जो वॉर चैरियट था उसके अंदर इसी सिस्टर तुओ युलन और मिस वैंगशी थी। अब ये सारा नजारा देखकर मोटा लड़का और लिटिल एंट किंग शीहाओ को थोड़ा संभल कर रहने को कहते हैं, जिस पर शीहाओ कहता है कि 10,000 भेड़ें मिलकर भी एक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि एक इमोर्टल ही पूरे हेवन एंड अर्थ को अपसाइड डाउन करके रख सकता है। इसी दौरान अब धीरे धीरे करके बाकी के सुप्रीम जीनियसेस भी वहां पर
पर आ जाते हैं और इनके साथ ही लिटिल हेवनली किंग भी यहाँ पर आया होता है, जो कि शीहाओ को देखकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ब्रदर हुआंग, आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम गुजर चुका है और लगा नहीं था कि आप भी यहाँ आओगे। अब ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी सुप्रीम जीनियसेस की नजर शीहाओ की तरफ चली जाती है और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।